हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं एडिटोरियल 2024 न्यू करंट अफेयर के बुक से न्यूज़@365 के पार्ट 1 को। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं या आपको हेल्पफुल लगती हैं तो हमारी वीडियोस पे लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है वक्फ संशोधन विधेयक 2024। यह विधेयक 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में पेश किया गया। यह वक्फ अधिनियम 1955 में संशोधन करता है। यह अधिनियम भारत में वक्फ संपत्ति को नियंत्रित करता है। इस्लामी मान्यता में धर्म के आधार पर दान की गई चल या अचल संपत्ति को वक्फ कहलाती है। विधेयक के प्रमुख प्रावधान है। विधेयक में वर्तमान अधिनियम का नाम बदलकर संयुक्त वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम 1955 कर दिया गया है। विधेयक में कहा गया है कि कम से कम 5 साल तक इस्लाम का पालन करने वाले व्यक्ति ही वक्फ घोषित कर सकता है। विधेयक में कहा गया है कि वक्फ के रूप में पहचानी गई कोई भी सरकारी संपत्ति वक्फ नहीं रह जाएगी। अनिश्चितता की स्थिति में उस क्षेत्र का जिला कलेक्ट्रेट स्वामित्व निर्धारित करेगा और राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपेगा। यह विधेयक उस प्रावधान को हटा देता है जो वक्फ बोर्ड को यह जांचने और निर्धारित करने का अधिकार देता है कि कोई संपत्ति वक्फ है या नहीं। पहले वक्फ का सर्वेक्षण करने के लिए सर्वेक्षण आयुक्त और अतिरिक्त आयुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान था, लेकिन अब यह विधेयक कलेक्टरों को सर्वेक्षण करने का अधिकार देता है। लंबित सर्वेक्षण राज्य राजस्व कानूनों के अनुसार किए जाएंगे। विधेयक में प्रावधान है कि केंद्रीय वक्फ परिषद में 2 सदस्य गैर मुस्लिम होने चाहिए। अधिनियम के अनुसार परिषद में नियुक्त सांसद, पूर्व न्यायाधीश और प्रतिष्ठित व्यक्ति मुस्लिम होना जरूरी नहीं है। मुस्लिम सदस्यों में से 2 महिलाएं होनी चाहिए। वक्फ बोर्ड में शिया, सुन्नी और पिछड़े मुस्लिम वर्गों में से कम 1 सदस्य होना चाहिए। इसमें बोहरा और आगा खानी समुदायों में से 1 सदस्य होना चाहिए अगर उनके पास राज्य में वक्फ है। विधेयक में ट्रिब्यूनल के निर्णयों को अंतिम मानने और प्रावधानों को छोड़ दिया गया है। ट्रिब्यूनल के आदेशों के खिलाफ 90 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। विधेयक केंद्र सरकार को निम्नलिखित के संबंध में नियम बनाने का अधिकार देती है: पंजीकरण, वक्फ के खातों का प्रकाशन और वक्फ बोर्ड की कार्यवाही का प्रकाशन। विधेयक केंद्र सरकार को सीएजी या किसी नामित अधिकारी से वक्फ के खातों का ऑडिट कराने का अधिकार देता है। अगला है वक्फ बोर्ड के पास सशस्त्र बलों, सेना और भारतीय रेलवे के बाद देश में तीसरा सबसे बड़ा भूमि स्वामित्व है। इस विधेयक की समीक्षा के लिए जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी का गठन किया गया। अगला है आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय सशस्त्र अधिनियम में सुधार। गृह मंत्रालय ने 2020 में आपराधिक कानून की 3 संहिताओं की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय दिल्ली के पूर्व कुलपति प्रोफेसर रणवीर सिंह की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। भारत न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 1 जुलाई 2024 से लागू किया गया। यह क्रमशः भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लेगी। अगला देखते हैं। अगला है भारतीय न्याय संहिता 2023। भारतीय दंड संहिता का मसौदा 1834 में थॉमस पेविंगटन मैकाले की अध्यक्षता वाले प्रथम विधि आयोग द्वारा तैयार किया गया था। यह संहिता जनवरी 1860 में लागू हुआ। आईपीसी 1860 में 23 अध्याय, 511 धाराएं थीं, जिसे बीएनएस 2023 में 20 अध्यायों और 358 धाराओं में समायोजित किया गया। विषय हत्या धारा 300, बीएनएस में अब धारा 100 है। हत्या के लिए सजा धारा 302 थी, अब ये धारा 103 है बीएनएस में। हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा धारा 303 और अब ये धारा 104। बलात्कार धारा 375 धारा 63 के अंतर्गत अभी है। उसके बाद बलात्कार के लिए सजा धारा 376। उसके बाद ये आता है धारा 64 में। दहेज हत्या धारा 304 बी, अब ये धारा 80 के अंतर्गत है बीएनएस में। मानव तस्करी धारा 370 और बीएनएस में है धारा 143। चोरी के लिए सजा धारा 379 और अब धारा 303 2 में जो है ये है बीएनएस में। अगला एक नए प्रावधानों को जोड़ना। धारा 48 भारत में अपराध के लिए भारत
के बाहर से उकसाना। धारा 69 छलपूर्ण तरीके आदि का उपयोग करके यौन संबंध बनाना। धारा 95 किसी बच्चे को अपराध करने के लिए काम पर रखना या उसे शामिल करना। धारा 111 संगठित अपराध और धारा 112 छोटे मोटे संगठित अपराध। धारा 113 आतंकवादी कृत्य। धारा 152 भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाला कृत्य। अगला देखते हैं धारा 226 वैध शक्ति के प्रयोग को मजबूर करना या रोकने के लिए आत्महत्या करने का प्रयास। धारा 304 क्या है? छीनना, स्नेचिंग। प्रमुख विलोपन, अप्राकृतिक यौन अपराध। धारा 377 व्यभिचार और ठग आदि। अगला देखते हैं, अगला है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023। BNSS में 531 धाराएं, 531 धाराएं और 39 अध्याय हैं, जबकि CRPC में 484 धाराएं और 38 अध्याय थे। नए प्रावधानों को शामिल करना। धारा 86 घोषित व्यक्ति की संपत्ति की पहचान और कुर्की। धारा 105 ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से तलाशी और जब्ती की रिकॉर्डिंग। धारा 107 संपत्ति की कुर्की, जब्ती या वापसी। धारा 172 पुलिस के वैध निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य व्यक्ति। धारा 336 कुछ मामलों में लोक सेवकों, विशेषज्ञों, पुलिस अधिकारियों का साक्ष्य। धारा 356 घोषित अपराधी की अनुपस्थिति में जांच, परीक्षण या निर्णय। धारा 398 गवाह संरक्षण योजना। धारा 472 मृत्युदंड के मामले में दया याचिका। धारा 530 इलेक्ट्रॉनिक मोड में परीक्षण और कार्यवाही की जाएगी। BNSS की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। FIR। पहली है FIR किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज की जा सकती है, चाहे अपराध का क्षेत्र कोई भी हो। इसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी दर्ज किया जा सकता है। प्रारंभिक जांच 14 दिनों में पूरी होनी चाहिए। बयानों की रिकॉर्डिंग। दूसरा है बलात्कार पीड़ितों का बयान उसके घर पर दर्ज किया जाएगा। ऐसा बयान मोबाइल फ़ोन सहित ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी दर्ज किया जा सकता है। यौन उत्पीड़न की पीड़िता का बयान दर्ज करने के लिए महिला पुलिस अधिकारी का होना आवश्यक है। 15 वर्ष से कम या 60 वर्ष से अधिक आयु के किसी भी पुरुष, किसी भी महिला, मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति, गंभीर बीमारी से पीड़ित किसी भी व्यक्ति को बयान दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया जाएगा। 10 वर्ष या उससे अधिक कारावास से दंडनीय अपराधों में गवाह के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा बयान दर्ज करना। उसका देखते हैं तीसरा गिरफ्तारी। 3 वर्ष से कम कारावास की सजा वाले अपराधों में DSP की अनुमति के बिना वृद्ध या अशक्त व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। गिरफ्तार व्यक्तियों का रिकॉर्ड रखने और उसे डिजिटल मोड में प्रदर्शित करने के लिए प्रत्येक पुलिस स्टेशन में नामित पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। अगला है शुरुआती 15 दिनों के बाद भी पुलिस रिमांड मांगा जा सकता है। आरोपी की रिमांड BNSS के तहत मांगी जा सकती है उन मामले में गिरफ्तारी के पहले 40 दिनों के भीतर जहां अपराध 10 वर्ष से कम कारावास के लिए दंडनीय है, और उन मामलों में गिरफ्तारी के पहले 60 दिनों के भीतर जहां अपराध 10 वर्ष से अधिक कारावास के लिए दंडनीय है। BNS और पॉक्सो के तहत कुछ यौन अपराध मामले में जांच सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जाएंगे। इस नए अधिनियम में 170 धाराएं हैं, जबकि पहले भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 166 धाराएं थीं। यह किसी भी न्यायालय में या उसके समक्ष सभी न्यायिक कार्यवाहियों पर लागू होता है, जिसमें सैन्य न्यायालय भी शामिल है, लेकिन किसी न्यायालय या अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत हलफनामों या मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाही पर लागू नहीं होता। प्रमुख प्रावधान है इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड के लिए एक नई धारा 61 जोड़ी गई है। इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने की अनुमति देता है, जिससे उन्हें पारंपरिक दस्तावेजित साक्ष्य के बराबर कानूनी वैधता प्राप्त होती है। तृतीयक साक्ष्य इसमें निम्नलिखित को शामिल करने के लिए विस्तार किया गया है। यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा मूल से बनाई गई प्रतिलिपियां, दस्तावेजों के समकक्षों से बनाई गई प्रतिलिपियां, इसे देखने वाले गवाह द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेज की सामग्री की मौखिक विवरण। अगला है दस्तावेज की सटीक परिभाषा में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी शामिल है। DNA साक्ष्य की स्वीकार्यता के लिए विशेष प्रावधान। अगला देखते हैं 24वां SCO शिखर सम्मेलन। SCO राष्ट्राध्यक्ष परिषद की 24वीं बैठक SCO शिखर सम्मेलन 4 जुलाई 2024 को कजाकिस्तान की अध्यक्षता में अस्ताना में आयोजित की गई। SCO शिखर सम्मेलन 2024 नया सदस्य बेलारूस SCO का 10वां सदस्य देश बन गया है। अस्ताना घोषणा।
अस्थाना में 24वें एससीओ शिखर सम्मेलन में अस्थाना घोषणा को अपनाया गया तथा ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार, वित्त और सूचना सुरक्षा पर 25 रणनीतिक समझौतों को मंजूरी दी गई। 2025-27 के लिए आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए सहयोग कार्यक्रम। 2024-29 के लिए मादक पदार्थ विरोधी रणनीति। 35 तक एससीओ विकास रणनीति को अपनाया गया है। 2030 तक ऊर्जा सहयोग के लिए रणनीतियाँ हैं। चीन के किंगदाओ शहर को 2024-25 के लिए एससीओ पर्यटन सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है। एससीओ का मूल 1996 में गठित शंघाई 5 में निहित है, जिसमें रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान शामिल है। 15 जून 2001 को शंघाई में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में एससीओ की स्थापना की गई और इसे छठे सदस्य के रूप में उज्बेकिस्तान को भी शामिल किया गया। सचिवालय बीजिंग। इस समूह का विस्तार 2017 में किया गया, जब भारत और पाकिस्तान इसके सदस्य बने। ईरान 2023 में समूह में शामिल हुआ तथा बेलारूस 10वें और सबसे नया सदस्य है। अगला देखते हैं रुद्रम 1 मिसाइल। हाल ही में भारत ने अपनी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 का सफल परीक्षण किया, जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने भारत वायुसेना के लिए विकसित किया है। मुख्य विशेषताएं: यह भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है जिसे हवा से सतह पर मार करने के लिए विकसित किया गया। इसमें इनर्टियल नेविगेशन सिस्टम INS, GPS नेविगेशन और अंतिम हमले के लिए एक निष्क्रिय होमिंग हेड की सुविधा है, जिससे यह विकिरण उत्सर्जित करने वाले लक्ष्यों पर सटीकता से प्रहार कर सकता है। मिसाइल को 500 मीटर से लेकर 15 किलोमीटर तक की अलग अलग ऊंचाई से प्रक्षेपित किया जा सकता है। अगला है समान नागरिक संहिता UCC। प्रधानमंत्री ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने भाषण में कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर बार बार विचार किया है। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे देश को धर्म के आधार पर विभाजित करने वाले तथा भेदभाव को बढ़ावा देने वाले कानूनों का आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं है। इसलिए मैं जोर देकर कहता हूँ कि देश के लिए धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता की मांग करने का समय आ गया है। UCC के बारे में समान नागरिक संहिता का अर्थ है भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के लिए समान नागरिक संहिता या समान कानून, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का हो। समान नागरिक संहिता विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने और उत्तराधिकार से संबंधित सभी धार्मिक समुदायों के मामले पर लागू होती है। इसे राजनीति के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुच्छेद 44 के तहत रखा गया है। गोवा पुर्तगाली नागरिक संहिता 1867 के रूप में, लेकिन स्वतंत्रता से पहले समान नागरिक संहिता का पालन करने वाला पहला राज्य है। उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता को अपनाने वाला देश का पहला राज्य है। समान नागरिक संहिता समवर्ती सूची के अंतर्गत है। उत्तराखंड के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। शाहबानो मामले 1985 एवं सायरा बानो मामले 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने समान नागरिक संहिता का समर्थन किया था। BN राव समिति ने एक संहिताबद्ध हिंदू कानून की सिफारिश की थी। भारत में धर्म आधारित व्यक्तिगत कानून, तो पहला है हिंदू व्यक्तिगत कानून, हिंदू विवाह अधिनियम 1995, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956। हिंदू शब्द में सिख, बौद्ध और जैन भी शामिल है। अगला है मुस्लिम व्यक्तिगत कानून शरीयत अधिनियम 1937, पारसी व्यक्तिगत कानून, पारसी विवाह और तलाक अधिनियम 1936, ईसाई व्यक्तिगत कानून, ईसाई विवाह अधिनियम 1872। अगला देखते हैं एक राष्ट्र एक चुनाव। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने कहा, मैं राजनीतिक दलों और देश के संविधान को समझने वालों से आग्रह करता हूं कि वे भारत की प्रगति के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव के सपने को साकार करने के लिए आगे आएं। बार बार चुनाव देश में गतिरोध पैदा करता है। आज हर योजना और पहल ऐसा लगता है जैसे कि यह चुनाव चक्र से प्रभावित है और हर गतिविधि राजनीतिक विचारों से रंगी हुई है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित उच्च स्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी है। समिति की मुख्य सिफारिशें हैं। पैनल ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव करने की सिफारिश की है। स्थानीय निकाय चुनाव में 100 दिन के भीतर होनी चाहिए। इसके लिए अनुच्छेद 324A लागू किया जाएगा। सदन में बहुमत न होना या अविश्वास प्रस्ताव आने की स्थिति में नई लोकसभा के लिए गठन
के गठन के लिए नए चुनाव कराए जा सकते हैं। नई लोकसभा पिछली लोकसभा के कार्यकाल के बचे हुए समय तक ही काम करेगी। जब राज्य विधानसभा के लिए नए चुनाव होते हैं तो नवनिर्वाचित विधानसभा लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल के अंत तक अस्तित्व में रहेगी, जब तक कि इसे पहले भंग न कर दिया जाए। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए अनुच्छेद 83 और अनुच्छेद 172 जो संसद के सदनों और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल से संबंधित है, में संशोधन करने की आवश्यकता है। चुनाव आयोग राज्य प्राधिकारियों के परामर्श से एक समान मतदाता सूची और मतदाता पहचान पत्र तैयार कर सकता है। संविधान संशोधनों को कम से कम आधे राज्यों द्वारा अनुसमर्थन के साथ पारित किया जाना आवश्यक होगा। ONOE को लागू करने के लिए आवश्यक परिवर्तन है। अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि, अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा का विघटन, अनुच्छेद 172 राज्य विधानसभाओं की अवधि, अनुच्छेद 174 राज्य विधानसभाओं का विघटन, अनुच्छेद 356 संवैधानिक आपात स्थिति, जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के कई प्रावधान, विधि आयोग की 170वीं और 255वीं रिपोर्ट O1E के पक्ष में है। समिति का अन्य सदस्य सुभाष कश्यप, अधिवक्ता हरीश साल्वे, अमित शाह, गुलाम नबी आज़ाद, NK सिंह, संजय कोठारी और अधीर रंजन चौधरी जुड़ने से इनकार कर दिए। अगला देखते हैं। अगला है सार्वजनिक परीक्षा। सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024, जिसमें सरकारी भर्ती परीक्षाओं में कदाचार और संगठित धोखाधड़ी के लिए 5 साल तक की कैद और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माना का प्रावधान है, को केंद्र सरकार ने 21 जून से लागू करने के लिए अधिसूचित किया है। प्रमुख प्रावधान जो है इसमें न्यूनतम 3 साल की जेल अवधि का प्रावधान है, जिसे बढ़ाकर 5 साल किया जा सकता है। इसमें शामिल व्यक्ति के लिए 10 लाख तक का जुर्माना का प्रावधान है। परीक्षा अधिकारियों या सेवा प्रदाताओं द्वारा संगठित अपराध करने पर न्यूनतम 5 साल और अधिकतम 10 साल की जेल होगी, साथ ही 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अधिनियम के तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती हैं, जो अपराधियों के खिलाफ तत्काल और कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करते हैं। प्रयोज्यता जो है UPSC, SSC, RRB, IBPS और NTA द्वारा आयोजित केंद्रीय भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं को कवर करता है। हाइड्रोन परियोजना। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट के लिए अपना स्वयं का उपग्रह नेटवर्क विकसित करने हेतु हाइड्रोन परियोजना की घोषणा की है। हाइड्रोन होता है हाई थ्रूपुट ऑप्टिकल नेटवर्क डिमोन्स्ट्रेशन सिस्टम। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का उच्च थ्रूपुट ऑप्टिकल नेटवर्क हाइड्रोन अंतरिक्ष में ऑप्टिकल संचार अवसंरचना का उपयोग करके पृथ्वी पर उपयोग के लिए विशेषकर दूर दराज के क्षेत्रों में पेटाबाइट्स डेटा रिले करने का इरादा रखता है। यह अत्यधिक उन्नत दूरसंचार क्षमता को सक्षम करने के लिए मौजूदा रेडियो आवृत्ति चैनलों का पूरक होगा। हाइड्रोन का लक्ष्य अंतरिक्ष में टेराबिट पर सेकेंड क्षमता पर दुनिया का पहला ऑप्टिकल मल्टी ऑर्बिट परिवहन नेटवर्क प्रदर्शित करना है, जो स्थलीय फाइबर आधारित नेटवर्क को अंतरिक्ष में निर्बाध रूप से विस्तारित करेगा। दूसरे शब्दों में हाइड्रोन आकाश में फाइबर और क्लाउड से परे इंटरनेट का प्रदर्शन करेगा। अगला है विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024। हाल ही में ऑस्ट्रिया के वियना में संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स और अपराध कार्यालय UNODC द्वारा विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 जारी की गई है। रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं 2015-21 के दौरान वैश्विक अवैध वन्यजीव व्यापार से गेंडे और देवदार सबसे अधिक प्रभावित पशु और वनस्पति प्रजाति हैं। यह रिपोर्ट 2015-21 के दौरान 162 देश क्षेत्रों में अवैध व्यापार का दस्तावेजीकरण करता है, जिसमें लगभग 4000 पौधे और जानवरों की प्रजातियों को प्रभावित किया है, जिसमें 3250 CITES परिशिष्ट में सूचीबद्ध हैं। पशु प्रजातियों का अवैध वन्यजीव व्यापार बाजार गेंडों के सींग 29%, पेंगुलिन के सल्क 28%, हाथी दांत 15%। पादप प्रजातियों का अवैध व्यापार बाजार देवदार 47%, शीशम 35%, अगरवुड 13%। विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024, 2020 और 2016 के प्रकाशनों के बाद श्रृंखला की तीसरी रिपोर्ट है। रिपोर्ट वन्यजीव और वनस्पति की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कन्वेंशन CITES में सूचीबद्ध वन्यजीव प्रजातियों में अवैध व्यापार की प्रवृत्तियों पर आदतन ध्यान केंद्रित करती है। अगला है दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल। हाल ही में शोधकर्ताओं ने युकाटन प्रायद्वीप के दक्षिणी पूर्वी तट
पर मेक्सिको की चेतुमल खाड़ी में विश्व के सबसे गहरे ब्लू होल की खोज की है, जिसे तामजा ब्लू होल के नाम से जाना जाता है। मुख्य बिंदु तामजा ब्लू होल समुद्र तल से कम 1380 फीट 420 मीटर नीचे है, जो दक्षिणी चीन सागर में ड्रैगन होल से भी अधिक गहरा है। 13,660 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैली इस विशाल पानी के नीचे की गुफा का नाम तामजा रखा गया है, जिसकी माया भाषा में अर्थ है गहरा पानी। ब्लू होल जल से भरी ऊर्ध्वाधर गुफाएं हैं जो तटीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इसके आधार सेल चूना पत्थर, संगमरमर या जिप्सम जैसी घुलनशील पदार्थों से बने होते हैं। ब्लू होल ऊर्ध्वाधर समुद्री गुफाएं हैं जो हिमयुग के दौरान हजारों वर्षों में हिमनदों के बहाव द्वारा निर्मित हुई थी। अगला है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्कोर पिछले वर्ष की तुलना में 36.62 से गिरकर 31.28 हो गया है। रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं। रिपोर्ट जो है विदाउट बॉर्डर्स के अनुसार विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 180 देशों के बीच भारत की रैंकिंग 2023 में 161, 2024 में 159 हो गई। हालांकि यह सुधार मुख्य रूप से अन्य देशों की रैंकिंग में गिरावट के कारण हुई है। यह विश्व स्तर पर प्रेस की स्वतंत्रता में समग्र गिरावट और पत्रकारों और स्वतंत्र मीडिया आउटलेट्स के राजनीतिक दमन में भारी वृद्धि को दर्शाता है। विश्व स्तर पर प्रेस की स्वतंत्रता में औसतन 7.6 अंक की गिरावट आई है। रैंकिंग में नॉर्वे शीर्ष पर है, जबकि डेनमार्क दूसरे स्थान पर है। भारत का स्कोर सुरक्षा संकेतक को छोड़कर बाकी सभी मामलों में गिरा है, खराब है। इसमें दावा किया गया है कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र प्रेस की स्वतंत्रता संकट में है। भारत, तुर्की, पाकिस्तान और श्रीलंका से पीछे है, जो क्रमशः 158, 152 और 150वें स्थान पर है। प्रयुक्त संकेतक है सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, कानूनी और सुरक्षा। तो दोस्तों आज का वीडियो यही, तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई या आपको हेल्पफुल लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, इसका पार्ट 2 जल्दी आने वाला है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।